हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार, हेल्थ केयर ट्रेनर। आज आप लोगों को बताऊंगा, आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर ऑपरेशन। मरीज को सर्जरी हेतु तैयार करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी मरीज को सर्जरी करने से पहले कुछ प्रक्रिया होती है, उसे तैयार करना पड़ता है। कम से कम 24 से 72 घंटे उसे अस्पताल में पहले रखा जाता है। जब मरीज पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब उसका ऑपरेशन किया जाता है। अब किसी के मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या तैयारी होती है। मान लीजिए अगर किसी मरीज को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और वो उसको सीधे अस्पताल में एडमिट किया जाता है और तुरंत ऑपरेशन कर दिया जाता है। उसके बाद क्या उस मरीज का सर्जरी से जो वुंड होंगे, घाव होंगे, क्या वो सूख जाएंगे? उसमें गैंग्रीन होने लगेगा, घाव सड़ने लगेगा अगर डायबिटीज़ या ब्लड का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। उसी प्रकार अगर किसी मरीज का ऑपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, उसे ब्लड की आवश्यकता होती है और उसी वक्त उस मरीज का जो ब्लड ग्रुप रहता है उस ब्लड ग्रुप ब्लड बैंक में नहीं मिलता है, तो क्या उस मरीज की जान नहीं चली जाएगी? तो इसीलिए मरीज को ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। आगे हम लोग इसको देखेंगे। जो तैयारी होती है वो 3 स्टेप की होती है, तो उसको एक एक करके जानते हैं। पहला होता है प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, ऑपरेशन से पूर्व की तैयारी। जब मरीज ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती होता है तो उस समय की तैयारी पहले जानेंगे। जो पहला फेज है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो पहला होता है रोगी पहले से जो दवाइयाँ चल रहा होता है, जैसे किसी को थायराइड है, किसी को हाइपरटेंशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम रहती है, तो जो भी दवाइयाँ चल रहती है उसको नोट कर लिया जाता है ताकि ऑपरेशन के बाद या पहले उसका ज़रूरत के हिसाब से उसे वो दवाई दे दिया जाए। दूसरा होता है रोगी की जो सामान्य दशा होता है उसको नोट कर लिया जाता है। सामान्य दशा क्या हो सकती है? जैसे ब्लड प्रेशर लेवल, पल्स रेट, बॉडी का वेट। तो इसी प्रकार पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, इसी प्रकार जो सभी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं उसको नोट कर लिया जाता है। पर्याप्त आहार देके डाइजेशन, जो पाचन क्रिया होती है, उसको सुनिश्चित किया जाता है ताकि मरीज को उस हिसाब से आहार दिया जाए। आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन तथा विटामिन दिया जाता है, क्योंकि जो भी सर्जरी होती है उसमें जो घाव होते हैं, अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहे तो जल्दी रिकवर होता है, घाव जल्दी सूखने लगते हैं, और इसीलिए प्रोटीन और विटामिन डाइट में दिया जाता है ताकि जो मरीज है उसमें थोड़ी ताकत आए, एनर्जी आए। नेक्स्ट है रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल तथा जल दिया जाता है ताकि मरीज को डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, और इलेक्ट्रोलाइट और संतुलित आहार भी दिया जाता है। अगर रोगी अपने मुंह से खाने नहीं सके या मुंह रिलेटेड कोई समस्या, मुंह और जबड़े का कैंसर हो, या जो हमारे ईएनटी या सेंसिटिव एरिया है इस जगह का ऑपरेशन हो, तो उस समय आईवी रूट इंट्रावेनस, वेन के रास्ते से सलाइन के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। चाहे हमारा हार्ट रेट हो या ब्रेन का एक्टिवेशन हो, तो ये सारी चीज़ों में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करना भी सर्जरी से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो मरीज को इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से दिया जाता है। अब आगे क्या है देखते हैं। रोगी विभिन्न प्रकार की जांच के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए।
यदि रोगी मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तो उसका ना अच्छे से रिकवरी हो पाएगा, ना ही जो भी शरीर के पैरामीटर्स की जांच होगी उसकी रिपोर्ट भी सही से नहीं आएगी। इसलिए मरीज का मानसिक रूप से तैयार होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप ही लोग देखते होंगे, आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं होता है तो वो दिमाग में नहीं बैठता है, उसको समझ में नहीं आता है। इसीलिए किसी भी चीज़ में मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन से पूर्व कुछ जांच की जाती है ताकि एनेस्थेसिया एवं सर्जरी हेतु उसकी उपयुक्तता सुनिश्चित की जा सके। जो एनेस्थेसिया का डोज होता है वो सभी मरीजों में अलग अलग होता है। किसी का कैपेसिटी कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो वो पहले एक परीक्षण उसके लिए ज़रूरी होता है। मरीज के शरीर के सारे पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, अल्ट्रासाउंड हो, सारे तरह के टेस्ट किए जाते हैं। और अगर किसी में कोई असुविधा है तो उसका पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद ही ऑपरेशन किया जाता है। अगला है, यदि रोगी में हेमोग्लोबिन की कमी हो, खून की कमी हो, तो पहले उसे आयरन की खुराक दी जाती है या खून चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही ऑपरेशन किया जाता है। यदि कोई चिकित्सकीय विकृति हो तो उसका उचित उपचार किया जाता है ताकि सर्जरी के दौरान वो नियंत्रण में रहे। जैसे पहले इसके बारे में बताया था, अगर किसी मरीज में डायबिटीज़ लेवल हाई है तो उसको पहले डायबिटीज़ जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसे नॉर्मल कर लिया जाता है, फिर ऑपरेशन किया जाता है। यदि किसी में खून की कमी हो तो उसे सफिशिएंट खून चढ़ाया जाता है या आयरन की खुराक दिया जाता है, फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो कोई भी विकृति रहे पहले उसका समाधान कर लिया जाता है ताकि ऑपरेशन के वक्त उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो और मरीज का जान जोखिम में नहीं आए। नेक्स्ट है, ऑपरेशन क्रिया के लिए रोगी तथा उनके संबंधियों से एक लिखित स्वीकृति प्राप्त की जाती है, क्योंकि बिना स्वीकृति के ना कोई अस्पताल ना कोई डॉक्टर कोई सर्जरी कर सकते हैं। क्योंकि सर्जरी एक प्रक्रिया है जिसमें सक्सेस भी हो सकता है और फेल्योर भी हो सकता है। फेल्योर होने के बाद डॉक्टर पे कोई मारपीट या केस ना करे, इसीलिए एक लिखित स्वीकृति अस्पताल प्रबंधन मरीज से या मरीज के जो रिलेटिव्स होते हैं उससे ले लेते हैं। अब आगे देखते हैं, चिंता कम करने तथा पर्याप्त विश्राम सुनिश्चित करने के लिए सर्जरी से पूर्व शामक औषधि दी जाती है। शामक औषधि यानी सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स, या आप नींद की दवाई भी उसको समझ सकते हैं। तो किसी भी मरीज का सर्जरी से पहले दिमागी और शारीरिक रूप से फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मरीज को पर्याप्त नींद देनी होती है। तो सभी मरीजों को ऑपरेशन या सर्जरी से पहले पर्याप्त विश्राम देना होता है। अगला है, आंतों से मल साफ करने के लिए एनिमा लगाया जाता है। एक एनिमा एक पेट साफ करने की प्रक्रिया है जिसमें किसी भी तरह का डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की समस्या नहीं उत्पन्न होती है। एनीमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार का मेडिसिन उपयोग नहीं होता है। इसमें मरीज के एनस के रास्ते से आंतों में पानी दिया जाता है जिससे पेट आसानी से साफ होता है और किसी भी तरह का निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की समस्या नहीं होती है। अब नेक्स्ट है, आंतरिक बाधाओं की स्थिति में नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का उपयोग करके पेट का दबाव कम किया जाता है। देखे होंगे आप, जो मरीज मुंह से खाना नहीं खा पाते हैं उसके नाक से एक पाइप लगा के सीधे स्टोमक तक पहुंचाया जाता है और उसी पाइप से दवाई हो चाहे खाना हो, पानी हो, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का उपयोग करके दिया जाता है। दिन में 2 बार प्रमुख जो मापदंड रहते हैं, जो पैरामीटर रहते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि हो सके एक बार में नॉर्मल बताए, अगले बार में वो लेवल बढ़ जाए या घट जाए। इसीलिए
शरीर के सभी इम्पोर्टेंट पैरामीटर का दिन में 2 से 3 बार रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये था मरीज के ऑपरेशन से पूर्व की तैयारी का पहला फेज कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं मरीज को ऑपरेशन से पूर्व की लोकल तैयारी, लोकल प्रिपरेशन फॉर सर्जरी, सर्जरी हेतु स्थानीय तैयारी। इसमें होता है शरीर के सभी जो अंगों के बाल होते हैं उसको सेव कर लिया जाता है। महिलाओं और बच्चों की स्थिति में चेहरे के बालों को छोड़ दिया जाता है तथा उनके जो ऑपरेशन किए जाने वाले अंग है उन्हीं के बालों को साफ किया जाता है। त्वचा के बालों को सफाई के समय त्वचा से कटने से बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर कहीं कट लग जाता है तो वहाँ घाव या संक्रमण होने की संभावना हो जाती है। इसलिए सेव करते समय जब हेयर को सेव किया जाता है मरीज का, तो ध्यान रखना चाहिए कि त्वचा का कहीं भी कटे ना। नेक्स्ट है सफाई किए गए जो भाग रहते हैं उसे सावधानीपूर्वक सेटाब्लान से साफ किया जाता है। इससे त्वचा की गंदगी और तैलीयता जो ऑयलनेस रहती है ख़त्म हो जाती है। ये सेटाब्लान एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है, तो उससे साफ कर दिया जाता है सेव करने के बाद, जिससे शरीर में जो मैल रहता है स्किन पे और जो ऑयलनेस रहता है वो साफ़ हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। इसमें आगे है रोगी को जब सारे हेयर सेव कर लिए जाते हैं तो उसको नहाने के लिए बोला जाता है अच्छे से साफ़ होके। उसके बाद साफ कपड़े पहनने उसको दिया जाता है। उसके जो कपड़े होते हैं उन्हें उनके घर वालों को दे दिया जाता है। आगे है जो थर्ड फेज होता है प्रिपरेशन बिफोर सेंडिंग द पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर। रोगी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पूर्व की तैयारी। ये होता है जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा उससे जस्ट पहले की तैयारी होती है। तो इसमें क्या क्या होता है, रोगी को पहनने के लिए एक गाउन दिया जाता है, देखे होंगे आप भी। उसमें किसी भी तरह का रोगी मरीज जो होता है वो कपड़ा नहीं पहनता, उसे गाउन दिया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद वो मरीज खुद से कपड़े पहन और खोल नहीं सकता है। इसीलिए एक लंबा सा गाउन दिया जाता है जिसमें सिर्फ पीठ में एक बांधने का होता है, बाकी दोनों हाथ में लगा के पहन लिया जाता है। गाउन आप लोग देखे भी होंगे। आगे है रोगी को लंबी जुराब पहनने के लिए दिया जाता है ताकि उसे किसी भी प्रकार का चुभन ना हो। लिपस्टिक तथा नेल पॉलिश साफ कर लिए जाते हैं। ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि एनेस्थेसिया देने वाले चिकित्सक को विवर्णता तथा साइनोसिस नोट करना होता है, जो रंग की उपस्थिति में नहीं देखा जा सकता है। अब ये विवर्णता तथा साइनोसिस क्या होता है? ये स्किन के कलर होते हैं। विवर्णता जो येलो कलर होता है जो खून की कमी से होता है, और साइनोसिस ब्लू कलर को बोलते हैं। तो किसी भी प्रकार का नॉन नेल पॉलिश और लिपस्टिक हो उसको उतार दिया जाता है। सर को तिकोनी पट्टी अथवा टोपी से ढक दिया जाता है ताकि सभी बाल ढके रहे। एक सर में गोल सा टोपी पहना दिया जाता है जिससे किसी भी प्रकार का हेयर मरीज के ऑपरेशन करने वाले अंग में ना आ जाए, तो इसीलिए सर को एक गोल कैप से ढक दिया जाता है। अगर किसी में कृत्रिम दांत होते हैं तो उसको निकाल दिया जाता है। चश्मे कॉन्टैक्ट लेंस निकाल दिए जाते हैं। जो हैंड कलाई घड़ी होती है, चूड़ियाँ होती है, सारे तरह के आभूषण जो भी हो, रिंग हो, लॉकेट हो। अब इसमें नेक्स्ट क्या है आइए देखते हैं। रोगी की कलाई पर एक लेबल चिपका दिया जाता है जिसमें निम्नलिखित सूचना दर्ज होती है। पहला है नाम, जो मरीज का नाम होता है। दूसरा इंडोर नंबर, किस रूम में इंडोर में मरीज को भर्ती किया गया है। दूसरा है चिकित्सक का नाम, कौन सा डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वार्ड नंबर, निदान, क्या उनका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ, किया जाने वाला ऑपरेशन। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन रोगी के जो कलाई में एक लेबल रहता है उसी में सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। इसी से डॉक्टर, नर्स या अन्य अस्पताल कर्मी मरीज को पहचान सकते हैं। उनको जो दवाई रहती है वो दवाई उसको दे सकते हैं, क्योंकि एक रिकवरी रूम में या वार्ड में बहुत सारे
जिसका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है एक रूम में हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए ये हाथ का लेवल बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए अब इसमें आगे देखते हैं लास्ट क्या बचा है। रोगी को मूत्र त्याग करने के लिए कहा जाता है। इसमें कैथेटराइजेशन के समय मूत्र नलिका में संक्रमण के खतरे से बचा जा सकता है। अगर जो भी मरीज रहता है ऑपरेशन में जाने से पहले पूरी तरह से यूरिन क्लियर कर लिया जाता है, ताकि जब उसे कैथेटराइजेशन जो पाइप होता है उसे लगाते समय किसी भी तरह का संक्रमण का खतरा ना हो। अगर मूत्र नली में यूरिन रहता है तो संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसीलिए रोगी को पहले ही मूत्र त्याग करने को कह दिया जाता है। कैथेटराइजेशन क्या होता है, कोई भी जो मरीज होता है वो ऑपरेशन के बाद खुद से सक्षम नहीं होते हैं टॉयलेट जाने में, तो इसलिए उसे एक कैथेटराइजेशन पाइप लगा दिया जाता है, जो वो बेड में सोए यूरिन कर सकता है। उसमें एक बैग लगा दिया जाता है। ये आप लोग अस्पताल में देखे होंगे। अगला है ऑपरेशन से पूर्व दी जाने वाली निर्धारित औषधियाँ दे दी जाती है। औषधियाँ देने के उचित रिकॉर्ड को अनुरक्षित किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी मरीज को प्रेशर हाई रहता है तो उसे उसका हाइपरटेंशन का मेडिसिन दे दिया जाता है ताकि प्रेशर लो रहे, या किसी प्रकार का बुखार, कफिंग, घाव जो भी रहे उसको जो दवाई चल रहा है वो औषधियाँ, थायराइड की समस्या है तो डायबिटीज़ की समस्या है, वो औषधियाँ दे के उसे कंट्रोल कर दिया जाता है। फिर ही उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। औषधियाँ देने का जो उचित रिकॉर्ड है, किसी भी मरीज का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसे बहुत ही केयरफुली रखना चाहिए, ताकि उसे तुरंत जब भी मरीज का डाटा का ज़रूरत हो उसे देखा जा सके और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। अगला है रोगी को उसके केस पेपर एवं उसकी जांच संबंधी रिपोर्ट के साथ एक ट्रॉली पर ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। तो इसके बारे में पहले ही बताए हैं कि एक हाथ में लेबल बांध दिया जाता है और उसका जो फाइल रहता है जिसमें उसका मरीज का सारा रिकॉर्ड जो रहता है, डॉक्टर से लेके जांच से लेके किस डॉक्टर का क्या ऑपरेशन है, सभी जानकारियां उस फाइल में रहती है। उस फाइल के साथ मरीज को ऑपरेशन थिएटर भेज दिया जाता है। तो ये था मरीज को ऑपरेशन से पहले की तैयारी।